गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग सेंटर। आप सभी का टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आइए जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमने लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसे हम पढ़ने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट 4 से 5 क्लास होंगी। 5 क्लास मानो, 5 क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार मुझे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। पूनम लाइव आ चुकी हैं, शालिनी आ चुकी हैं, राहुल, प्रियंका, आकाश, द्विवेदी, उसके बाद हैं पंकज त्रिपाठी। हाँ, 1 मिनट, मैं 1 मिनट में नोटिफिकेशन भेज देती हूँ बच्चों को। 1 मिनट, ताकि और ज्यादा लाइव आ जाए। आज नोटिफिकेशन सेंड करवा दिया है। अब तो मुझे लगता है कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ चुका होगा और बहुत सारे बच्चे लाइव भी आ चुके हैं। हाँ जी, मैं अच्छी हूँ। प्रियंका जी, आप कैसे हैं? उसके बाद है प्रियंका। आशीष जैन कह रहे मुझे आपसे एक शिकायत है। आप शिकायत बोलिए, हम कोशिश करेंगे उसे दूर करने की। आप प्लीज शिकायत बोलिए। अब आपकी ये शिकायत होगी कि आप मेरा नाम नहीं लेती हैं, तो फिर मैं वो शिकायत दूर नहीं कर पाऊंगी। या फिर ये हो सकती है कि मैम कल आपकी क्लास क्यों ऑफ हुई? एक्चुअली मेरे भाई ने इस साल 12th क्लास की है, 12वीं पास हुई है भाई की, तो उनका ना कॉलेज में एडमिशन होना था। तो मैं सुबह गई थी, तो मैंने सोचा मैं आपके बैच तक तो आ ही जाऊंगी, लेकिन आपको पता है कॉलेज वालों का क्या सिस्टम होता है। तो मैं एक्चुअली ग्रेटर नोएडा में उसका एडमिशन करवा रहे हैं। 2-3 कॉलेज हैं, देखते हैं उनमें से कौन सी एक कॉलेज फाइनल करनी है उनको। तो वही सारी कॉलेज घूम रहे थे हम कल, लेकिन उसी भागा दौड़ी में एकदम से मैं आ नहीं पाई थी, इसलिए आपके क्लास में यहाँ पर कल नहीं ले पाई थी, है ना। तो उसके लिए तो मैं पहले ही माफी मांग लेती हूँ। देखिए 2-3 दिन लगेंगे अभी मुझे उसके कॉलेज वगैरह में पूरा फाइनल करने में, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगी कि उसकी वजह से मेरा काम भी सफर ना हो। मैं उसका बढ़िया तरीके से उसका एडमिशन मैंने सोचा कि अब मैं सैटरडे संडे में उसका काम करूं सारा। तो कल और परसों में उसका कॉलेज का सारा काम करूंगी, फिर मंडे से आपके बैच में रेगुलर क्लास रखूंगी। आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होंगी। कल बस इसीलिए हो गई उसके एडमिशन के चक्कर में। अब वो भी जरूरी है ना, वो भी जरूरी है, एडमिशन करवाना भी जरूरी है उनका भी। वो भी आपकी तरह छोटे भाई बहन है, भैया आपकी तरह छोटा भाई है मेरा, तो उसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि उसके परसेंटेज तो इतने अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि 10th और 11th के परसेंटेज मिलाकर सीबीएसई ने रिजल्ट अनाउंस किया ना, तो 11th में उसे लगा कौन पढ़ रहा है। 10th में तो फिर भी अच्छे थे, 10th के बेसिस पे उसके परसेंटेज बने इतने। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने कल क्लास नहीं ले पाई थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी शनिवार इतवार अपने सारे काम निपटा के मंडे से आपके रेगुलर क्लासेस लेने का। डोंट वरी, कोई मंडे से मेरी क्लासेस आपके बैच में रेगुलर चलने वाली है, आई प्रॉमिस। ठीक है, 7 के 7 दिन आपकी क्लास करवाऊंगी नेक्स्ट वीक में। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। 5 क्लास लगेंगी आज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये मानिए कि पहली क्लास है। वैसे तो मैंने एक क्लास ली थी, आपको याद भी होगा कि एक क्लास में बीच में 40 मिनट की हो पाई थी, और उसके बाद उस क्लास में कुछ एरर आ गया था। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि पिछली क्लास में हमने कितना पढ़ा, उसके बाद आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मैंने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गन का ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में जो क्या करवाते हो, जो डाइजेशन करवाते हो, जो पाचन करवाते हो, जो क्या करवाते हो, डाइजेशन करवाते हो, पाचन करवाते हो। उन ऑर्गन्स के ग्रुप को आप एक साथ मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ऑर्गन का नाम देते हैं। वो सारे ऑर्गन जहां खाना खाते हो तो खाना जाता है, फिर उसका डाइजेशन होता है। उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को एक साथ मिलाकर हम डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि व्हाई डाइजेशन इज कंपल्सरी फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव के लिए पाचन की प्रक्रिया बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि आप जो भी खाना खाते हो उससे एनर्जी लेनी है आपको। हम खाना खाते ही क्यों हैं? आप सब बोलोगे मैम एनर्जी के लिए। तो जो भी आप खाना खाते हो उससे एनर्जी कब मिलेगी? जब आपने जितने भी न्यूट्रिएंट लिए हैं, जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको आप इजी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर लोगे।
जो जटिल भोजन है उसको सरल भोजन में परिवर्तित कर लोगे, उसके बाद हमारी सेल्स उसका एब्जॉर्प्शन कर लेंगी और उसे खा जाएंगी और उससे एनर्जी निकाल लेंगी। तो डाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ मैम? जो भी हम न्यूट्रिएंट्स बाहर से लेते हैं वो लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब होता है जटिल भोजन, और इस कॉम्प्लेक्स फूड को किस में? इजी फूड में कन्वर्ट करवाना, इजी फूड या सिंपलेस्ट फूड, सरल भोजन में परिवर्तित करना। अब यहां कॉम्प्लेक्स को लार्ज मॉलिक्यूल्स भी लिखा हुआ आ सकता है। यस, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना भी डाइजेशन कहलाता है। बात एक ही है, लार्ज मॉलिक्यूल्स बोलो या कॉम्प्लेक्स फूड बोलो, बात एक ही है। तो इस केमिकल रिएक्शन को डाइजेशन कहा जाता है। फिर लास्ट क्लास में बताया था कि डाइजेशन में हेल्प कौन करता है, तो मैंने कहा था कि एंजाइम्स। मैंने कहा था कि ह्यूमन बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो एज ए बायो कैटलिस्ट काम करते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस को फास्ट करवाना है तो आपको क्या देना होगा? आपको एंजाइम देना होगा। तो डाइजेशन की प्रोसेस में कौन काम आते हैं? एंजाइम्स काम आते हैं। एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? आपने कहा था मैम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम्स की हेल्प से इजी फूड में कन्वर्ट करवाया जाता है। तो इस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। अब एंजाइम बनते कहां से हैं? तो ऐसे अंग जो एंजाइम बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहिश्रावी ग्रंथियां। एंजाइम सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, या हम इन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम हिंदी में बहिश्रावी ग्रंथि। इतनी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ा दी थी। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया था कि हम कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट हम खाते हैं। क्या क्या कॉम्प्लेक्स फूड लिया हमने? मैम पहला हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, इनका डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हिंदी में कहा जाता है शर्करा। दूसरा आप बताओगे प्रोटीन, हम प्रोटीन खाते हैं। तीसरा हम फैट लेते हैं, वसा लेते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं। इसका मतलब इन तीनों का ही क्या करवाना है आपको? डाइजेशन करवाना है, पाचन करवाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हम तो पानी भी पीते हैं, हम तो मिनरल्स भी लेते हैं, तो उनका डाइजेशन नहीं होता क्या? नहीं बेटा, पानी हो गया, ध्यान से सुनिएगा, पानी हो गया, मिनरल्स बोले तो खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनका डाइजेशन नहीं होता क्योंकि ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। और डाइजेशन हमेशा किसका होता है? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जो जटिल अवस्था में होता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसका डाइजेशन होता है। जो पहले से ही सरल होता है, उसका जो पहले से छोटे मॉलिक्यूल है, उनको भैया क्यों डाइजेशन करवाओगे आप? तो याद रखिएगा, पानी और मिनरल का कभी भी डाइजेशन नहीं होता, और जिसका डाइजेशन नहीं होता उससे एनर्जी भी नहीं मिलती। आप 1 गिलास पानी पी लो, आप 10 गिलास पानी पी लो, आपको कोई कैलोरीज नहीं मिलने वाली है, आपको कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली है। अगर पानी से एनर्जी मिल रही होती तो हम दिन रात पानी पी रहे होते, हम रोटी खाते ही नहीं। तो याद रखिएगा, पानी हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स जिसे आप विटामिन बोलते हो, इन तीनों का ही मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इन तीनों का ही चयापचय नहीं होता, इसलिए इन तीनों से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको घुमाने के लिए कि 1 गिलास पानी में कितनी ऊर्जा होती है? भैया होती ही नहीं है 1 गिलास पानी में। अब आप बोलोगे फिर पानी क्यों पीते हैं? तो भाई साहब, सिर्फ एनर्जी लेने के लिए पानी नहीं पी रहे थे आप, इतने दिन से सोच रहे हो। पानी के अपने अलग काम हैं, बहुत सारे काम करता है पानी, मैं आपको बताऊंगी आगे। मिनरल्स के इनके अपने अलग काम है, कैल्शियम का अलग काम है, पोटेशियम का अलग काम है। विटामिन बीमारियों से बचना है तो विटामिन खानी पड़ेंगी। तो इन तीनों से कभी भी एनर्जी नहीं मिलती है, नोट कर लेना नोटबुक में। और इन तीनों से एनर्जी मिलती है। जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म होता है, उनका डाइजेशन होता है। और जिसका मेटाबॉलिज्म होगा, जिसका डाइजेशन होगा, वो क्या रिलीज करेंगे? वो एनर्जी रिलीज करेंगे, वो ऊर्जा बनाएंगे। पता नहीं, एक यूट्यूब पे मैडम पढ़ाती है, वो कहती है प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलती।
मन करता है कि उन मैडम को एक दिन लाके घर पे बुला के पढ़ाऊं मैं कि प्रोटीन से अगर एनर्जी नहीं मिल रही होती तो आप अपनी डाइट में इतने सारे प्रोटीन क्यों इंक्लूड कर रखे हैं आपने। तो वही है, अधूरा ज्ञान भी बहुत खतरनाक होता है। तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, तीनों से एनर्जी मिलती है। अब किससे कम किससे ज्यादा वो सब बात की बातें हैं, सब पढ़ेंगे हम आपको। अभी फिलहाल आपको इतना जानना है कि हमें इन तीनों का मेटाबॉलिज्म करवाना है, इन तीनों का डाइजेशन करवाना है। क्यों करवाना है? ताकि इनसे क्या निकाली हमारी हमारी जो सेल्स हैं वो इनसे एनर्जी निकाल पाए, इसलिए हम डाइजेशन करवा रहे हैं। अब बेटा डाइजेशन जो है वो एंजाइम्स करवाते हैं, समझ में आ गया, लेकिन डाइजेशन कुछ प्रोसेस में होता है। डाइजेशन की अपनी एक स्टेज है, तो जरा लिखिएगा, स्टेजेस ऑफ डाइजेशन या स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट स्टेजेस लिखो, स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र की अवस्थाएं, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है और मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे एग्जाम में, इसलिए मैं अपना 100% देती हूं हर बैच में। अब कहीं एक का दो की कमी रह जाती है तो भैया फिर 100% तो भगवान भी नहीं देता ना, है ना। तो वही बात है, तो लिखेंगे स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की अवस्थाएं, तंत्र की अवस्थाएं। यहां से एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन सी स्टेज में कंप्लीट होता है? सिर्फ खाना खाया और उसको पचाना डाइजेशन नहीं है, एक स्टेप है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की। मैंने कहा डाइजेशन क्या है, तो मैंने कहा जो भी आप कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो उनको एंजाइम्स की हेल्प से इजी फूड में कन्वर्ट करवाना डाइजेशन है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है पूरा, वो तो एक प्रोसेस होगी डाइजेशन, तो इसे कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट स्टेज होता है उसे कहा जाता है बच्चों इंजेशन। क्या कहा जाता है? उसे इंजेशन कहा जाता है। और इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है बच्चों अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। बाजार जाओ, सब्जियां, फ्रूट्स, मिठाई सब खरीद के लाओ, घर पे रसोई में बनाओ और उसे खा लो। इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, जो भोजन है उसको घर में बनाकर और खाना, एक थाली में परस के और जो खाने की प्रोसेस है उसे साइंस कहती है इंजेशन। भाई कुछ खाओगे तब भी तो डाइजेशन होगा। अब आप 10 दिन से खा ही नहीं रहे हो तो फिर काहे का डाइजेशन होगा? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट स्टेज क्या कहलाता है? इंजेशन। इन टर्म्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए आपको। और इंजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण, मतलब इनटेक ऑफ फूड, भोजन को बनाकर माउथ में लेना। इनटेक ऑफ फूड इन माउथ, ये लिख लो, भोजन को मुंह में लेना, भोजन को मुंह में ग्रहण कर लेना, क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। अब जैसे ही आपने माउथ में फूड का इंटेक कर लिया, अब होगा दूसरा प्रोसेस, दूसरा स्टेज। क्या होगा? तो जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उन्हें एंजाइम तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, जिसे कहा जाता है डाइजेशन। डाइजेशन, मैंने कहा ना डाइजेशन इज ए स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सेकंड स्टेज होती है उसे डाइजेशन कहा जाता है। तो डाइजेशन का मतलब क्या हो गया? इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूं, उसका मतलब तो समझते हो ना कि कॉम्प्लेक्स फूड को किस में बदलना? इजी फूड में बदलना या सिंपलेस्ट फूड में बदलना। हम बात करेंगे कि इजी फूड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, सब बात करेंगे। फिलहाल बस सुनते जाओ एक कहानी की तरह, पूरा कहानी की तरह पढ़ा दूंगी मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम। जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना किसकी सहायता से? बताओ क्या लिखूं यहां? एंजाइम लिख दूं। इसे डाइजेशन कहा जाएगा। जो भी आपने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाए उनको एंजाइम ने छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, टूट गया आपके बॉडी में, क्या आ गए?
इजी फूड आ गया। इजी फूड की मैं अगर बात करूं तो इसी का दूसरा नाम क्या लिख सकती हूं? मैं लिख सकती हूं कि यहां पर आ गया आपके पास छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड। स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, भोजन के छोटे छोटे अणु आ गए हमारे सामने। अब इन अणुओं क्या क्या करवाओगे? सीधी थोड़ी ना एनर्जी बन जाएगी, इनका एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा, इनका अवशोषण करवाना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेज जो आती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन। हिंदी में बोलेंगे अवशोषण। फूड को एब्जॉर्ब करवाओ भाई, सिर्फ पचाना ही नहीं है, पचाकर क्या कर लोगे? उसका एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा आपके बॉडी से। खा रहे हो, एक्सक्रीट आउट कर रहे हो, लग ही नहीं रहा आपके शरीर में, तो ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो फूड का क्या होना चाहिए? एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, अवशोषण होना चाहिए। जब एब्जॉर्प्शन करवाओगे तभी तो उससे एनर्जी निकलवाओगे। तो एब्जॉर्प्शन कहां होता है? इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। फूड का एब्जॉर्प्शन मेनली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे कहा जाता है छोटी आंत। आगे एक एक चीज बताऊंगे आपको, इसे क्या कहा जाता है? छोटी आंत। हमारी छोटी आंत में ऐसे उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें विलाय कहा जाता है। विलाय, विली कहा जाता है। अब एक बच्चे ने मुझे एक दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मैम, बच्चे की गलती नहीं है, उसने किसी किताब का स्क्रीनशॉट लेके भेजा, उसमें लिख रखा था बिल्ली। बिल्ली किस अंग में पाई जाती है? अब इंसान को पढ़ के बहुत देर तक तो हंसी आए। इन्हें विलाय या हिंदी में विली कहा जाता है, विली। ठीक है, तो मैंने कहा जो भी आपने खाया, इनटेक ऑफ फूड इन माउथ, माउथ में आपने फूड को रखा, जो भी खा रहे हो आप, डजेंट मैटर, आप वेज नॉन वेज कुछ भी खा रहे हो, आपके शरीर को नहीं मतलब है, आपकी सेल्स को नहीं मतलब है। आपकी सेल्स को चाहिए एनर्जी भैया, जिससे एनर्जी मिल रही है वो सब खाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रोसेस, उसको तोड़ो इजी फूड में। अब जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ गए तो उनका एब्जॉर्प्शन करवाओगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अवशोषण करवाना भोजन का। अब ये एब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में ऐसे उंगली की जैसी उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। सम फिंगर लाइक फोल्डिंग्स आर प्रेजेंट, जिन्हें विली या विलाय कहा जाता है। इनके पास है सरफेस एरिया। एक तो मैंने ऐसे लाइन बनाई, एक मैंने ऐसे लाइन बनाई। अब बताओ किसके पास सरफेस एरिया ज्यादा है? इसके पास है ना। तो यहां 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 ऐसे फूड का अब्जॉर्प्शन हो जाता है बच्चों, यहां फूड का अवशोषण हो गया। तो एग्जाम का क्वेश्चन क्या आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के थर्ड प्रोसेस, थर्ड स्टेज का नाम क्या है? अब्जॉर्प्शन। आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। कहां होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस भाग में? विली में। ये एग्जाम का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज बता रही हूं वो कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगी, और कुछ लोगों ने नाम ही पहली बार सुना होगा, और फिर कहते हैं हम फलानी कोचिंग सेंटर गए थे, वहां से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आए। सब पढ़ा दिया मास्टर ने कि माउथ में इतने दांत होते हैं, इतना डाइजेशन होता है, पेट में प्रोटीन का होता है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? भैया ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो फोर्थ स्टेज होती है, आपके साइंस में हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं कह रही कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, क्वेश्चन कभी बाहर से नहीं आते हैं। सिर्फ बच्चा एग्जाम देकर आके बोलता है जिससे वो क्वेश्चन नहीं बने हुए, तो उसने नहीं पढ़े हुए, तो इसके लिए आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। लेकिन कभी साइंस से क्वेश्चन, मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक नहीं मिला जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। हाँ भाई, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता जिसका आंसर, तो मैं ये थोड़ी बोल दूंगी कि भाई वो आउट ऑफ सिलेबस है। मैं उस पर R&D करती हूँ, मैं देखती हूँ ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है और अपने कॉन्सेप्ट में शामिल कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन कभी साइंस से अलग नहीं आ सकता, हमने नहीं पढ़ा होता है। तो फोर्थ स्टेज को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम की एसिमिलेशन। क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन का मतलब होता है हिंदी में स्वांगीकरण। क्या होता है? स्वांगीकरण। अब एसिमिलेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो सुनिए।
मैंने कहा कि मेरे हार्ट को, मेरे लीवर को, मेरे पैनक्रियाज को, मेरे ब्रेन को, सबको एनर्जी चाहिए। भाई ये सब काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो इनके पास एनर्जी होनी चाहिए। और इनको एनर्जी किससे मिलेगा? जो हमारी विली में क्या हुआ है, फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ है उससे। ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तुमने खाया, तुमने पचाया, पचाने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड था उसका आपने क्या करवाया, एब्जॉर्प्शन करवाया। अब भैया ये एब्जॉर्प्शन कहां है? स्मॉल इंटेस्टाइन में है। अब ये छोटी आंत से मेरे दिमाग के पास कैसे पहुंच रहा है, ये छोटी आंत से मेरे लीवर के पास कैसे पहुंच रहा है, ये छोटी आंत से मेरे हार्ट के पास कैसे पहुंच रहा है, ये छोटी आंत से मेरी किडनी के पास कैसे पहुंच रहा है? तो कैसे पहुंच रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ था फूड का, वहां पर होता है खून। यहां पर ब्लड वेसल्स होती हैं पतली पतली, ब्लड वेसल्स होती है यहां पतली पतली, और इन ब्लड वेसल्स में रहता है ब्लड। ब्लड का मतलब है खून। और ये सारा का सारा जितना भी भोजन है जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ, वो सारा खून में घुलता है। और खून तो आप जानते हो हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स के पास जाता है। यहां पे चोट लगेगी तो खून निकलेगा, यहां चोट लगेगी तो खून निकलेगा, यहां चोट लगेगी तो खून निकलेगा, क्योंकि हर जगह खून है। 24 घंटे 7 दिन आपका खून सर्कुलेट होता रहता है। तो जब खून हर जगह जाएगा तो खून में ये जितना भी एब्जॉर्प्शन हुआ था फूड का, वो जाएगा और जाकर हमारे बॉडी के सेल्स, ऑर्गन किसके बने हुए होते हैं? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल्स। तो अंगों के पास क्या है? सेल्स। तो सारा का सारा भोजन किसके पास पहुंच जाएगा? हमारे बॉडी की प्रत्येक कोशिका के पास। कहां पर पहुंच जाएगा? ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सारी सेल्स के पास पहुंच गया, और सेल्स फिर इससे क्या निकालेंगी? एनर्जी निकालेंगी, ऊर्जा निकालेंगी। तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। मैंने क्या कहा? डाइजेशन होकर जो एब्जॉर्प्शन हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी भोजन का अवशोषण हुआ था, फिर जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ फूड का, उस सारे के सारे एब्जॉर्ब फूड का ब्लड में मिक्स होना, और ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन बोलो, या हर एक टिश्यू बोलो, या हर एक सेल तक पहुंचना, एसिमिलेशन कहलाता है। जो भी अवशोषित भोजन है उसका खून में घुलकर और खून के द्वारा कहां पहुंचना? हमारे बॉडी के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स तक पहुंचना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का मोटिव कंप्लीट हो गया। भाई मैं क्यों खाना खाती हूं? ताकि मेरे हार्ट को, लीवर को, पैनक्रियाज को, सबको एनर्जी मिलती रहे और वो सब अपने काम करते रहे। तो बताओ यहां मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम का उद्देश्य कंप्लीट हुआ या नहीं? यहां मैंने खाया, यहां मैंने पचाया, यहां मैंने एब्जॉर्प्शन करवाया, और यहां मैंने हर एक सेल तक पहुंचा दिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की 4th नंबर की स्टेज को क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन। आप जो नहीं पचा उसकी मुझे जरूरत नहीं है, वो बन गया वेस्ट फूड, वो बन गया अपशिष्ट पदार्थ। जिसका डाइजेशन नहीं हुआ वो बन गया वेस्ट फूड, वो मेरे किसी काम का नहीं है, उसे मुझे शरीर से बाहर करना होगा। तो जिस प्रोसेस के थ्रू जो भी वेस्ट बना उसे ह्यूमन बॉडी से रिमूव करना इजेशन या एक्सक्रीशन कहलाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो 5th नंबर स्टेज होती है उसे कहा जाता है, देखना वो इंजेशन था, ये है इजेशन, या इसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन और हिंदी में कहा जाता है उत्सर्जन। जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो आगे चलकर वेस्ट फूड में बदल जाता है, और वेस्ट फूड का मतलब होता है बच्चों अपशिष्ट पदार्थ।
अपशिष्ट पदार्थ, और इसी अपशिष्ट पदार्थ को हमारे बॉडी से आउट करना, ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है या एक्सक्रीशन कहलाता है। बेटा वो इंजेशन था, ऊपर वाला इंजेशन था, ये इजेशन है, शरीर से बाहर निकलना। जो भी जिस फूड का डाइजेशन नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड था, वो आगे चलकर वेस्ट फूड में बदल गया, और इसी वेस्ट फूड को ह्यूमन बॉडी से आउट करना, हमारे शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? आप बताओगे एक्सक्रीशन या इजेशन कहलाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कितनी स्टेज में होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम मैम टोटल 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इजेशन। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा कौन सा? उत्सर्जन। अब शायद आपको थोड़ा बहुत एक फिल्म सी बनी होगी आपके दिमाग में कि इस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है? आज के बाद कोई स्टेज पूछ रहे तो बता दोगे पाचन तंत्र की तीसरी अवस्था क्या कहलाती है, पाचन तंत्र की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? राम कुमार जी आए हैं और राम कुमार जी का कहना है कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, और राम कुमार जी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास है। राम कुमार जी, अगर मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती कि मैं एकदम लाइव पढ़ा रही हूँ और इसी को मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में चला सकती होती, तो मुझे लगता है कि मतलब जब मैं रिकॉर्ड करके पढ़ा सकती हूँ तो मुझे लाइव पढ़ाने में क्या दिक्कत है राम कुमार जी? हाँ, मैं कुछ कुछ वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में डालती हूँ हर बैच में, क्योंकि वो ऐसी वीडियोस होती हैं जिन पर मुझे लगता है कुछ समझने वाला है ही नहीं, बच्चे को डाउट आ ही नहीं सकता उनसे। वो मैं सामने से देती हूँ बच्चे को कि बच्चा अगर रिकॉर्ड फॉर्म में देख लेगा तो वो आराम से नोट्स प्रिपेयर कर लेगा क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें बच्चे को डाउट आ ही नहीं सकता। तो वो चाहे तुम रिकॉर्ड पढ़ो, चाहे लाइव पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, मैं इस क्लास में अगर तुम्हारा कमेंट नहीं रिप्लाई करूंगी तो वो शायद तुम्हारे रिकॉर्डेड हो जाएगी। तुम्हारा कमेंट देख लूं, थोड़ा टाइम वेस्ट कर लूं तो शायद वो लाइव हो जाएगी तुम्हारे लिए। आई कांट हेल्प यू राम कुमार जी। आपको लगता है अगर ये क्लास रिकॉर्डेड है आप छोड़ सकते हैं क्लास, है ना? अब मैंने बहुत प्यार से आंसर करना सीख लिया, वरना मैं यहीं पर बहुत गुस्सा होती थी पहले बच्चों पे। अब मुझे समझ में आ गया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए पता नहीं क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, लेकिन जो सच में पढ़ने वाले सीरियस कैंडिडेट हैं उनका मैंने 2 मिनट खराब कर दिया, और मैं अगला मिनट खराब करना नहीं चाहती। चलो, समझ में आ गया डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। अब जो मैं अगली बात बताना जा रही हूं, मैम आप इतनी देर से ये बोल रही हैं कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है, कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इजी फूड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड? तो जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या क्या न्यूट्रिएंट लिए जिसका डाइजेशन होना है। अब भगवान के लिए ये मत बोलना पानी, भगवान के लिए मत बोलना विटामिन, भगवान के लिए ये मत बोलना मिनरल, इन तीनों का ही डाइजेशन नहीं होता, इन तीनों से ही हमें एनर्जी नहीं मिलती है। आप चाहे 10 लीटर पानी पी लो दिन में, आपको बिल्कुल 0 कैलोरीज मिलेंगी, लेकिन आप खाओ 100 ग्राम प्रोटीन, आप खाओ 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, आप खाओ 100 ग्राम फैट। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो कॉम्प्लेक्स फूड का मीनिंग क्या है? सबसे पहला आपने न्यूट्रिएंट लिया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब मेरी बात को ना ध्यान से कान खोल के सुनते जाइएगा एक एक चीज, ठीक है? जब आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, शर्कराओं की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो मेनली हम लेते हैं वो खाते हैं हम स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में खाते हैं? स्टार्च। अब आगे बताएंगे स्टार्च क्या होता है, किससे मिलता है, सब बताएंगे। लेकिन ये स्टार्च हमें एनर्जी नहीं देता है, बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। इसे तोड़ना पड़ेगा, और स्टार्च पहले टूटता है माल्टोज में, देन ये टूटता है ग्लूकोज में। मैंने कहा आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो वो मेनली हो सकता है स्टार्च की फॉर्म में ही नहीं,
आप खा रहे हो माल्टोज के फॉर्म में, आप खा रहे हो गैलेक्टोज के फॉर्म में, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हो। मेरा ये कहने का सेंटेंस है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट आपने किसी भी फॉर्म में खाई है, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, मैं आगे बताऊंगी आपको, किसी भी फॉर्म में खाई है, उन सारी कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में बदलना डाइजेशन कहलाता है। इट मीन्स मैम, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। यस, एंड कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च खाई थी आपने, दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यस, और कॉम्प्लेक्स सिंपलेस्ट में बदल रही है तो डाइजेशन हो रहा है। आपने खाया है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, हमारे बॉडी में एनर्जी कौन देगा? ग्लूकोज देगा। तो भाई साहब, इस कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का ग्लूकोज में बदलना ही क्या है? डाइजेशन है। अब कौन बदलता है, किस अंग में बदलता है, ये पढ़ोगे तभी तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। ऐसे ही दूसरा, आप न्यूट्रिएंट लेते हो प्रोटीन। जितनी भी प्रोटीन आपने पिया, दूध आपने खाया, सोयाबीन, नॉनवेज खाते हो, मूंगफली खाते हो, दाल खाते हो, प्रोटीन मिलता है इन सबसे। आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। अमीनो अम्ल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है? अमीनो एसिड से। तो जितना भी प्रोटीन आपने खाया है वो पहले टूटता है पेप्टोन्स की फॉर्म में। पेप्टोन्स या पेप्टाइड सेम नाम है बेटा, हिंदी में सेम नाम है। बाद में उसी पेप्टोन्स या पेप्टाइड का अमीनो एसिड में बदलना डाइजेशन कहलाता है। अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं क्या? प्रोटीन। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हो कि हम प्रोटीन खाते हैं लेकिन हमें एनर्जी कौन देता है? अमीनो एसिड। इसका मतलब यहां से यहां बदलना ही क्या है? डाइजेशन है। यस। अब कौन बदलता है, किस ऑर्गन में बदलते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे ना आगे चलकर, वो तो हम पढ़ेंगे। और तीसरा कौन सा न्यूट्रिएंट है? तीसरा होता है फैट। देखो, हम आम भाषा में फैट बोल देते हैं, फैट इज द कॉमन टर्म, लेकिन साइंस में इसे लिपिड्स कहा जाता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैम ने लिपिड्स नहीं पढ़ाया, मैम ने फैट पढ़ाया था। अब वो ये नहीं सुने होते, मैम ने कहा था फैट इज द कॉमन टर्म एंड लिपिड्स इज द साइंटिफिक टर्म। जितनी भी आपने फैट या लिपिड्स खाई हैं, उन सबका किसमें बदलना आप बताओगे? हमारे बॉडी में जाकर ये कन्वर्ट हो जाती है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल की फॉर्म में, तो जब आपकी ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की फॉर्म में आपकी सारी फैट आ जाएं, तो समझ जाना कि डाइजेशन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। तो ये तीन ही ऐसे फूड हैं जिसका आपको डाइजेशन करवाना है, और इन तीनों से ये एनर्जी मिलती है। लेकिन आप ये खाते हो, दैट इज कॉम्प्लेक्स फूड। ये है कॉम्प्लेक्स, ये होते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल, ये है जटिल भोजन। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो ये चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? सिंपलेस्ट या इजी फूड। तो इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो इनमें बदलना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन, पाचन कहलाता है। यही तो मुझे पढ़ाना है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? फैट का डाइजेशन कौन से ऑर्गन में होता है? कौन करवाता है? प्रोटीन का डाइजेशन कौन करवाता है? किस ऑर्गन में होता है? कार्बोहाइड्रेट बोले तो स्टार्च का डाइजेशन कहां होता है? कौन सा एंजाइम करवाते हैं? किस ऑर्गन में होता है? ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मेरे नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन है। तो यही तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैंने अभी तक की क्लास में आपको बता दिया व्हाट इज डाइजेशन, फिर ये बता दिया डाइजेशन का मीनिंग क्या है, कौन करवाता है डाइजेशन, डाइजेशन कितनी स्टेज में कंप्लीट होता है, मोटिव क्या है डाइजेशन का, क्यों डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी है। फिर मैंने ये बता दिया डाइजेशन किसका होना है, इन सबका होना है डाइजेशन। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के पढ़ाऊंगी कि कैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे।
कैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूं। कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। तो एक फ्लो चार्ट बनाना मेरे साथ सब समझ में आ जाएगा। अभी हमने चैप्टर को थ्योरी में पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। अब सोचिए कोई मास्टर डाइजेस्टिव सिस्टम 2-2.5 घंटे में खत्म कर दे, है ना। और मैंने अभी तक पढ़ाना शुरू नहीं किया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बेटा तब तक आप कितना ही पढ़ लो, आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, है ना। चलो सुनो, अब मैं आपको बताने वाली हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ्लो चार्ट बनवा रही हूं आपको। पाचन तंत्र, बहुत सारी क्वेरीज हैं, कुछ बच्चों की आ रही हैं, ये सब खत्म होंगी यहां पे। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 प्रोसेस में कंप्लीट, 2 चीजें पढ़नी है आपको इसमें। इधर वाले पार्ट को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। बाप रे कितने फोन आते हैं मुझे, एलिमेंट्री कैनाल। और पता है किसके आते हैं? गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लो, स्कूटी का करवा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपके पापा सेंट्रल जॉब में नहीं हैं, डिफेंस में नहीं हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में इनमें नहीं हैं, तो बेटा जब आप, फिलहाल तो आप बच्चे हो, जब आप बड़े हो जाओ, आप नौकरी वोकरी लग जाओ, कुछ करवाओ ना करवाओ, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना, है ना। गाड़ी की इंश्योरेंस हो ना हो, एक बार के लिए छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस इज द मस्ट। बहुत जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि जब आपके माँ बाप बुजुर्ग होने लग जाते हैं तो 100 तरीके की बीमारियां चल रही हैं आज के जमाने में। और हॉस्पिटल्स इतने करप्टेड हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने झेला है अपनी लाइफ में, इसलिए मैं सोच रही हूं कि बच्चों कभी ना झेले। पॉलिटिशियंस बदनाम हैं कि वो करप्शन करते हैं। असली करप्शन जो हॉस्पिटल्स है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल, कभी जाकर देखना, आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे लोग करप्शन करते हैं। डॉक्टर्स लोग, डॉक्टर से लेकर मेडिकल स्टोर वाले तक के बीच की जो चेन है ना, पूरी जुड़ी हुई होती है एक साथ। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप बिना इंश्योरेंस के नहीं जा सकते। तो जब भी आप रेस्पॉन्सिबल हो, अपने पैरों पे खड़े हो, उस दिन सबसे पहला काम मेरा याद रखना, अपने माँ बाप की हेल्थ इंश्योरेंस करवाना। क्योंकि जब से कोरोना हुआ है, आपको पता ही है, इंसान के जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। अब ऐसा हो कि तुम, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सच्चाई है किसी दिन आपके माँ बाप को कुछ बीमारी हुई, तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए, उनकी कोई सर्जरी होनी है और तुम उन्हें हॉस्पिटल वाला कह रहा है 2.5 लाख में ये सर्जरी होगी। उस समय पैसे नहीं हो तो हम माँ बाप को खो दे बिना पैसे की वजह से। उससे अच्छा है हेल्थ इंश्योरेंस करवाना। एक अच्छी गाड़ी वाड़ियों की हम इंश्योरेंस करवाते हैं, सोचिए, खत्म होने से 1 महीना पहले करवा लेते हैं। मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूं आप लोगों को, बाकी आप लोगों की चॉइस है ना। चलो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम 2 प्रोसेस में आपको पढ़ना है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को कहा जाता है आहार नाल। आप ध्यान से सुनिएगा, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है। माउथ से लेकर जो एनस तक कंप्लीट एक पाइप है आपके बॉडी में। ये देखो, मैं एक इमेज दिखा रही हूं। ये इस लड़के का मुंह है, मान लो इस लड़के का नाम कमलेश है। कमलेश जी का ये माउथ है, मुख है, इसमें इन्होंने खाना खाया। अब खाना तो एक जगह से खाते हो, माउथ से, कोई अल्टरनेट सोर्स तो आपके पास है नहीं। माउथ में खाना खाया, माउथ से गया उसकी फूड पाइप में, फूड पाइप से पेट में, पेट से छोटी आंत में, बड़ी आंत में, और देन एनस से वेस्ट फूड रिमूव कर दिया। तो ये जो माउथ है, माउथ से लेके कमलेश के जो एनस तक का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी वाला हिस्सा है ना, उसी को ही आगे चलकर एक वाल्व जैसा बना हुआ होता है, उसे एनस कहा जाता है। तो माउथ से लेकर एनस तक का जो कंप्लीट पाइप है, उसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, आहार नाल। जहां जहां फूड जा रहा है, एक लाइन में बताऊं तो जहां जहां खाना जाता है, माउथ से लेकर एनस तक, माउथ को बोलेंगे मुख या मुंह, एनस को बोलेंगे गुद्दा।
तो इस कंप्लीट एक पाइप को एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, जो अप्रोक्स कितना मीटर का होता है? 33 फीट का होता है और अप्रोक्स 9 मीटर लंबा होता है। 9 मीटर लंबा। अगर फीट में पूछे 33 फीट 9 मीटर लंबा। सुन के थोड़ी घबराहट सी हो रही होगी, लेकिन आगे बताएंगे ऐसा क्यों। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट ऑर्गन क्या कहलाता है? माउथ। लास्ट एनस। लंबाई क्या है? 33 फीट 9 मीटर लंबा। तो एक तरफ आ गया एलिमेंट्री कैनाल, जहां खाना जा रहा है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब डाइजेशन करवाता कौन है? एंजाइम। एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? बता चुकी हूं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो डाइजेशन करवाते हैं वो कौन है? डाइजेशन करवाते हैं वो एंजाइम है, और एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हिंदी में बोलेंगे बहिश्रावी ग्रंथि। बहिश्रावी ग्रंथि या पाचन करवाने वाली ग्रंथियां जो डाइजेशन करवाती हैं, किसके थ्रू? एंजाइम बनाएंगे या जूस बनाएंगे। तो इधर जहां पर फूड जाता है, इधर जो डाइजेशन करवाते हैं, सबसे पहले माउथ में एक नंबर लगाइए। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ऑर्गन माउथ। आपने मुख में खाना खाया, माउथ में खाया। अब माउथ में आपको क्या क्या पढ़ना है? टीथ्स, दांतों के बारे में पढ़ाऊंगे आपको। दांत कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, दांत की स्ट्रक्चर्स, दांत के कैरेक्टरिस्टिक्स सब पढ़ाऊंगे आपको। दूसरा आता है माउथ के अंदर टंग। टंग बोले तो आपकी जीभ। जीभ का काम होता है खाया गया उसका टेस्ट बताना। और तीसरा माउथ में क्या पढ़ना है, तो वो ध्यान से सुनो। माउथ में दांत और टंग तो ऑर्गन है यहां आगे। अब माउथ में होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, और सलाइवरी ग्लैंड्स बनाती हैं सलाइवा, लार, और लार में होते हैं एंजाइम। लार में क्या होता है? एंजाइम। तो एंजाइम बनाने वाली ग्रंथि यहां आ गई। ओ क्या लिख दिया मैंने? सलाइवरी ग्लैंड्स होगा। यहां हम क्या लिख रहे हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथि। इधर तो कौन हुआ? जहां पर खाना जा रहा है। इधर वो सारी ग्लैंड्स जो एंजाइम्स या जूस बनाकर डाइजेशन करवाती हैं। नेक्स्ट 2 नंबर पर, अब माउथ का खाना कहां जाता है? फूड पाइप पे। फूड पाइप का मतलब होता है भोजन वाली नली। अब आम भाषा में तो आप फूड पाइप बोलते हैं, लेकिन साइंस में इसका नाम होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस कहा जाता है, हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है। ईसोफेगस तो एक पाइप है बेटा, एक पाइप है। देखो ये वाला पाइप, जो पाइप माउथ में जो भी आपने खाया है उसे पेट में लाने का काम करता है। ये पेट है आपका, स्टमक। तो ये जो पाइप है, इस पाइप को ईसोफेगस कहा जाता है। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। अब ईसोफेगस ने फूड कहां ले जाकर ट्रांसफर कर दिया? स्टमक में, पेट में। तो इधर आ जाएगा पेट, और पेट में जो ग्रंथियां हैं वो पेट के सामने लिख दो। और स्टमक में जो ग्लैंड्स होती हैं उनको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और हिंदी में कहा जाता है जठर ग्रंथियां। स्टमक को हिंदी में जठर कहा जाता है, जठर ग्रंथियां। अब पेट का डाइजेशन कहां? स्टमक का फूड कहां जाएगा? पेट का जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनना। छोटी आंत से 2 ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं। कौन कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन से पहला तो लीवर पढ़ना है आपको, यकृत। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। दूसरा आपको पढ़ना है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जिसे आप अग्नाशय बोलते हो। और तीसरा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन सी? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। हिंदी में कहा जाता है आंतीय ग्रंथि, आंतों में पाए जाने वाली आंतीय ग्रंथि। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरा का पूरा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में।
और बड़ी आंत से ऊपर ऊपर तो डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है, इसलिए इसके सामने कोई ग्रंथि नहीं लिखनी है। आपको अब एंजाइम ही नहीं चाहिए, और जब एंजाइम ही नहीं चाहिए क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है जितना होना था, जो भी वेस्ट फूड बनता है उसे एनस से आप रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ होता है। इसका डायग्राम दिखाऊं, ये रहा डायग्राम, देखना। माउथ में दांत हैं, जीभ हैं, फिर माउथ में ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर ये पाइप, ईसोफेगस, कहां लाया, पेट में, पेट से कहां गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर जुड़ा हुआ है, पेनक्रियाज जुड़ा हुआ है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब आप सोच रहे होंगे अपेंडिक्स, रेक्टम, बेटा ये तो लार्ज इंटेस्टाइन के ही पार्ट होते हैं, आगे पढ़ाएंगे। फिर एनस से जो भी वेस्ट फूड है उसे रिमूव कर दिया जाता है। इसी डायग्राम को मैंने फ्लो चार्ट बनवा के लिखवा दिया ताकि आपको आसान से समझ में आ जाए। तो इधर वो सारे ऑर्गन्स हैं जिनमें फूड जाता है, माउथ में गया, फूड पाइप में गया, स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, एनस से बाहर हो गया। इधर जो डाइजेशन करवाते हैं, और डाइजेशन करवाता है एंजाइम या जूस, तो जो एंजाइम या जूस बनाती हैं उनको क्या कहा जाता है, उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। जैसे जो माउथ में है उसे सलाइवरी ग्लैंड, जो पेट में है उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो छोटी आंत में है, छोटी आंत में नहीं, छोटी आंत से जुड़ी हुई है, लीवर, दूसरा पेनक्रियाज, अग्नाशय, तीसरी ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है जिन्हें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहा जाता है। ये सब कुछ पढ़ोगे तो समझना डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। तो समझना डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसका मतलब हम मैम सबसे पहला हमने खाना कहां खाया, इंजेक्शन किस में किया, माउथ में, मुख में, और माउथ से ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टेड बाय विच ऑर्गन, तो बताइएगा डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टेड बाय माउथ ओनली। भोजन के पाचन तंत्र की शुरुआत या भोजन के पाचन की शुरुआत मुंह द्वारा हो जाती है। पाचन की शुरुआत किस ऑर्गन से हो जाती है, मुख से हो जाती है या मुंह से हो जाती है, मुख से हो जाती है। अब माउथ में हमें क्या पढ़ना है, तो माउथ में हमें 3 चीजें पढ़नी है, सुनिएगा। पहला पढ़ना है टीथ्स, टीथ्स बोले तो दांत, दूसरा पढ़ना है टंग, टंग बोले तो जीभ, और तीसरा जो माउथ में सलाइवा बनाती हैं उन ग्रंथियों को कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स। उन्हें क्या कहा जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, और हिंदी में कहते हैं लारिये ग्रंथि, लारिये ग्रंथि। जब ये तीनों पढ़ लोगे तो आपका माउथ वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब ये तीनों पढ़ दोगे तो आपका माउथ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, बहुत क्वेश्चन बनेंगे यहां से। ए नंबर पर ए नंबर दे दो टीथ को, बी दे दो टंग को, सी दे दो सलाइवरी ग्लैंड को, और माउथ को 1 नंबर दे दो। तो डाइजेशन, इंजेक्शन ऑफ फूड कहां से स्टार्ट हुआ, माउथ से। तो डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ, माउथ से। माउथ में सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम, दांतों के बारे में पढ़ेंगे, टीथ्स के बारे में पढ़ेंगे, दांतों के बारे में, और ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अब हमारा असली तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ है। अब स्टार्ट हुआ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब चाहिए होंगी मुझे 4 से 5 क्लासेस खत्म करने में, है ना। ये इंट्रोडक्शन तो लास्ट क्लास में हो चुका होता, अगर लास्ट क्लास में वो एक एरर नहीं आता, इंटरनेट नहीं सही से चल रहा होता इंटरनेट, तो 1 क्लास इंट्रोडक्शन की, 5 क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम की।
दांत क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे के दांत कितने होते हैं, फिर अडल्ट में कितने होते हैं, दांतों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दांत की स्ट्रक्चर क्या होती है, इनामिल क्या होता है, आरसीटी करवाते हैं हम दांतों में, वो क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ाऊंगी। दांत, टंग, सलाइवरी ग्लैंड एक क्लास में, नेक्स्ट नहीं, इतना नहीं होगा। दांत में मुझे पूरा 1 घंटा चाहिए होता है। नेक्स्ट क्लास में हम दांतों के बारे में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और अब मैं मंडे से आपकी रेगुलर क्लास करने वाली हूं। मैं 5 से 6 में ही लूंगी रेगुलर क्लास, और 4 से 5 में हो सकता है 1-2 क्लास बीच में फिजिक्स का करवाना पड़े ना, क्योंकि फिजिक्स वाले सर भी फिर बोलते हैं कि मैम मेरी क्लास में तो करवाओ, फिर बच्चे, आप लोगों की आदत भी तो है, जब बायो ज्यादा करवा दो तो तुम लोगों को लगता है कि फिजिक्स की क्लास नहीं हो रही है, फिजिक्स करवाओ। ये आप लोगों की आदत भी तो है। अब किसी का कोई डाउट हो यहां तक की क्लास में, मेरे से पूछिए, कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का। राहुल जी पीडीएफ में पहले अपलोड करवा चुकी हूं डाइजेस्टिव सिस्टम का। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूं तो आप लोग ना प्ले स्टोर पे जाके रेटिंग करो हमारी एप्लीकेशन को। अगर आपको लगता है कि हम इतने मिनिमम कॉस्ट में इतना अच्छा पढ़ाते हैं जो आप रोज कमेंट करते हैं, तो प्ले स्टोर पर आप टाइप करना टाइम्स कोचिंग, जहां से आपने ऐप को डाउनलोड किया वहीं पर जाकर, और वहां पर एक रेटिंग का ऑप्शन आता है, तो प्लीज डू रेटिंग, ताकि उस रेटिंग को पढ़ के और इन फ्यूचर बहुत सारे आप जैसे छोटी भाई बहनों को पढ़ाए हम, वो भी आपकी तरह ऐसे ही पढ़ के निकले। और आसपास के बच्चों को बताना भी ना भूलें हमारी एप्लीकेशन के बारे में। शेयर करते हो आप लोग एप्लीकेशन? बताते हो? यही गुरु दक्षिणा है बस, बाकी सब क्या है, बाकी सब मोह माया है और कुछ नहीं है। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोशिश करा करें संडे को बढ़िया तरीके से रिवाइज करें। शनिवार इतवार हम इसीलिए आप लोगों को ऑफ देते हैं या इतनी कम क्लासेस करवाते हैं, ताकि जो भी आपने उस वीक में पढ़ा उसका वीकेंड पे आप रिवीजन करें। क्योंकि मैं जानती हूं हम ह्यूमंस हैं, कहीं ना कहीं 1-2 दिन आपने बीच में क्लास गैप भी कर दिया होगा, बंक भी मार दी होंगी, क्योंकि काम होते हैं, सारी चीजें जरूरी हैं लाइफ में। तो बाकी जो भी क्लास 5 दिन होती हैं उससे अगले 2 दिन में बढ़िया तरीके से रिवाइज किया करें। और ये सिलेबस की चिंता मत करा करें, हमने जितना टाइम बोला उतना टाइम में हम सिलेबस खत्म कर देंगे। कोई 5-7 दिन 10 दिन ऊपर नीचे हो गया तो उसका कोई क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर पहले करवा रही हूं, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना बहुत है। मेरी नेक्स्ट क्लास है, मुझे वो स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।